हाँ बच्चों, कैपेसिटेंस का नेक्स्ट लेक्चर ले रहे हैं अपन। आज क्या पढ़ना है अपने को? देखो, कल हम लोगों ने कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल दिया था कि अगर अपन उसके अंदर एक पार्शियली डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें, बताओ हवा भी रहे और डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी आ जाए, और उसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब से हम लोगों ने अगर स्लैब मेटेलिक हो तो क्या होगा ये निकाल दिया था। अब देखो, अगर मान लो मैं किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब में एक स्लैब की जगह मान लो बहुत सारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दूं कैपेसिटर के अंदर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसमें बहुत सारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, बहुत सारी कितनी मान लेते हैं एन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, 2 डाल दी, 3 डाल दी, 10 डाल दी, और फिर भी हवा जो है वो उसके अंदर बची हुई है। तो अपन कैपेसिटर निकाल रहे हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जिसके अंदर एन डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे हम लोग, और फिर भी उसके अंदर हवा जो है वो बची रहेगी। तो हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर partially filled with n dielectric slab and different dielectric slab. सभी डाइलेक्ट्रिक स्लैब डिफरेंट है, मतलब उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो अलग अलग है। तो वो ये रहा हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये इसके ऊपर प्लस चार्ज, ये दूसरे वाले प्लेट पे उतना ही माइनस चार्ज। दोनों प्लेट का एरिया जो था ए और दोनों के बीच का डिस्टेंस डी। अब मैंने अलग अलग थिकनेस की और अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की मैंने इसके अंदर स्लैब डालना चालू किया। तो ये भी पहली स्लैब और एयर भी बची हुई है, ये भी पहली स्लैब। ये भी दूसरी स्लैब, थिकनेस अलग है इसकी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी अलग है। ये भी तीसरी स्लैब, इसकी भी थिकनेस अलग है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है। और ऐसे करते करते मैंने डाल दी इसके अंदर एन स्लैब्स। ये मेरी एन स्लैब, डिफरेंट थिकनेस की, डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, अभी भी इधर एयर बची हुई है। तो ये मेरी पहली डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लेते हैं K1, इसका है K2, इसका है K3 और इसका है Kn। ये डायरेक्ट स्लैब, इसकी थिकनेस है मान लेते हैं कि T1, इसकी थिकनेस है T2, इसकी थिकनेस है T3 और इसकी थिकनेस है T4। और ये जो है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है मान लेते हैं E1, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है E2, क्योंकि पोलराइजेशन हो जाएगा, डाइपोल घूम जाएंगे तो हर सभी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है E3 और इसके अंदर आ जाता है En, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। और एयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड E0। तो देखो, जैसे जैसे ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर जाएगी, ये एन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो एयर अभी भी बची हुई है, तो एयर का थिकनेस कितना बचेगा, इतना और इतना। तो एयर कैसे निकाले, इस डी में से इन सभी डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस क्या कर दो, घटा दो। तो देखो क्या है, थिकनेस ऑफ, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, थिकनेस ऑफ एन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये कितनी है T1, ये है T1 कॉमा T2 कॉमा T3 और कितनी है Tn। और थिकनेस ऑफ रिमेनिंग है, थिकनेस ऑफ रिमेनिंग है, रिमेनिंग एयर की थिकनेस कितनी हो गई, रिमेनिंग एयर की थिकनेस हो गई D माइनस, सभी की थिकनेस ऐड करके D में से घटा दो,
T1 plus T2 plus T3 Tn, ये थिकनेस हो गई एयर की। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एयर ये कितना है? ई नॉट, जिसको हम लोग सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की भी बोल सकते हैं। ये एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड है। और थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइलेक्ट्रिक स्लैब ये कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ये कितना है? ये है E1 कॉमा E2 कॉमा E3 और ये कितना है? ये है EN। और इनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स ऑफ स्लैब्स, स्लैब के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 K2 K3 EN। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कांस्टेंट है, ये अपनी इंफॉर्मेशन दी है। अब देखो ये जो E1 होगा ये बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का K1 टाइम्स होगा 1/K1 टाइम्स, E2 जो होगा वो बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड एयर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/K2 टाइम्स होगा, E3 जो होगा वो E0/K3 होगा और जो EN होगा वो E0/KN होगा। और अपने को ये भी पता है हर इलेक्ट्रिक फील्ड को उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो एक बार इसको नोट करो या देखो इसको या स्क्रीनशॉट लो, जो भी आप लोग करते हो, और फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है क्या? हेलो सर। सर आपका माइक ऑफ है सर। तो माइक ऑफ। तो देखो अपने को क्या है कि अपने को ये पता है कि V इक्वल टू होता है E/T और E इक्वल टू हो जाएगा VT, E इक्वल टू VT। अब अपने को ये सॉरी E इक्वल टू होता है V/D और V इक्वल टू हो जाएगा ET।
अब अपने को ये पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को उसकी रेस्पेक्टिव थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड को थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दें तो अपने को पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। अब सबके इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, इसकी थिकनेस है T1, मतलब ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड T1 थिकनेस में फैला हुआ है, E2 T2 में फैला हुआ है, E3 T3 में फैला हुआ है, En Tn में फैला हुआ है ना। और ये E0 कितने में फैला हुआ है, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3। तो अपन सबके इलेक्ट्रिक फील्ड को सबकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपने को मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग निकाल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V इक्वल टू E नॉट तो मल्टीप्लाई होगा, E नॉट किसमें फैला हुआ है, E नॉट फैला हुआ है T माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 और Tn, क्योंकि एयर की थिकनेस इतनी बची है, एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और एयर इतनी थिकनेस में फैली हुई है, तो ये E नॉट मल्टीप्लाई हो गया इससे, फिर प्लस E1 मल्टीप्लाई होगा T1 से, E2 मल्टीप्लाई होगा T2 से, E3 मल्टीप्लाई होगा T3 से, और ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा En तक, ये जाएगा En तक, तो En फैला हुआ है Tn तक, ये आ जाएगा। अब इसके अंदर ये डायग्राम हटा रहा हूं मैं, जगह नहीं बचेगी क्योंकि लंबा डेरिवेशन है। अब देखो अपन क्या करते हैं, इस E1 E2 E3 En की वैल्यू डालते हैं। अब अपने को ये पता है कि जो किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर या किसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो एयर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/k टाइम्स होता है। तो इसके अंदर अपन पुट कर देते हैं, पुट E1 इक्वल्स टू E0/K1, E2 इक्वल्स टू E0/K2, E3 इक्वल्स टू E0/K3, और लास्ट में ये पुट कर देंगे अपन En इक्वल्स टू E0/Kn। ये रख दो यहाँ पर रखेंगे तो ये V आ जाएगा E0, अंदर बचेगा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, और ये कहां तक आ जाएगा, ये आ जाएगा Tn, है ना, प्लस E1 को लिख रहे हैं E0/K1, तो ये आ गया E0/K1 मल्टीप्लाइड बाय T1 प्लस T2 E0/K2, T2 की वैल्यू डाल रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय T2, E3 की वैल्यू डाल रहा हूँ E0/K3 मल्टीप्लाइड बाय T3, और ये लास्ट में डाल रहा हूँ मैं किसकी वैल्यू, En की वैल्यू यहाँ पर, तो ये आ जाएगा E0/Kn मल्टीप्लाइड बाय Tn। इन सब में से E0 ले लो कॉमन, इन सब में से E0 कॉमन लेने पे आ जाएगा V इक्वल टू E0, अंदर बच जाएगा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, ये जा रहा है Tn तक, और आगे बच जाएगा प्लस T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस T3/K3, और ये लास्ट में आ जाएगा Tn/Kn। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके अंदर अपन पुट कर देते हैं, पुट E0 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को रख देते हैं अपन Q बाई A, तो ये आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ये उठाओ यहाँ रखो, तो ये V का फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा V इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और अंदर बच जाएगा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, कहां तक जाएगा, ये जाएगा Tn तक, प्लस T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस T3/K3, और ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा Tn/Kn, ये हो जाएगा। अब क्या करो, C का फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू Q बाई V, C का फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू Q बाई V, तो ये V की वैल्यू उठा के बाहर रख दो, बेस फॉर्मूला यही है as we know, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1, as we know C equals to Q by V, put value of V
बाय 1। तो ये v की वैल्यू क्या यहाँ डालेंगे, q से q कटेगा, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और ये जो है हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। तो ये लंबा चौड़ा फॉर्मूला आएगा। देखो इसको पेज पे स्टे करो, पढ़ो इसको, स्क्रीनशॉट लो या नोट करो तो नोट करो। और बताओ मुझे क्लियर है क्या? ये v की वैल्यू प्रैक्टिस में डाल दें, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिया है तो बेटा रहा हूं मैं। तो ये v की वैल्यू प्रैक्टिस में डाल रहे हैं तो c आ जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a और अंदर b माइनस p1 प्लस p2 प्लस p3 pn प्लस p1 अपॉन k1 प्लस p2 अपॉन k2 प्लस p3 अपॉन k3 और ये आ जाएगा tn अपॉन kn। ये आ गया। ये q से q कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका c का फाइनल फार्मूला है, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस t1 प्लस t2 प्लस t3 ये जाएगा tn तक प्लस t1 अपॉन k1 प्लस t2 अपॉन k2 प्लस t3 अपॉन k3 और ये चला जाएगा tn अपॉन kn। ये फाइनल फार्मूला। ये n स्लैब का फाइनल फार्मूला है। और आपको क्वेश्चन में जितने भी स्लैब दे रखी हो, अगर 2 स्लैब दे रखे तो ये फार्मूला 2 तक लिखना है ना, 3 स्लैब दे रखे तो 3 तक लिखना, 10 स्लैब दे रखे तो 10 तक लिखना। ये अपने n स्लैब का निकाल दिया है, इस फॉर्मेट में आएगा फार्मूला। फाइनल करो उसको। अगर मान लो एयर के लिए जगह ना छोड़े और पूरा फिल कर दे, ये फुली फिल्ड, if all the slabs if all the dielectric slabs left no air between the plates, अगर एयर ना छोड़े, एयर ना बचे between the plates and fully fill the space between plates और पूरा फिल कर दे दोनों प्लेट्स के बीच को, तो इसके अंदर अपन क्या पुट कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं पर T1 प्लस T2 प्लस T3 Tn इक्वल टू क्या पुट कर दे अपन T, तो ये D पुट कर देंगे तो ये D माइनस D कितना हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, ये D माइनस D तो 0 हो जाएगा प्लस T1 अपॉन K1 तो रहेगा
प्लस T2 अपॉन K2 रहेगा प्लस T3 अपॉन K3 रहेगा और ये लास्ट में आ जाएगा Tn अपॉन K और ये d माइनस टी कितना हो जाएगा 0। इसको 0 लिख देता हूँ तो आपका फार्मूला हो जाएगा ये C इक्वल टू दिस। नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। और अगर मान लो सारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब सेम हो, सब सेम हो, सब सेम हो तो अपन इस K1 को भी K लिख देंगे, K2 को भी K लिख देंगे, K3 को भी K लिख देंगे, Kn को भी K लिख देंगे। K एलसीएम आ जाएगा, K ऊपर चला जाएगा और नीचे जो T1 प्लस T2 प्लस T3 Tn बचेगा वो D के इक्वल हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूं मैं। मिटा रहा हूं उसको। इसी तरह से देखो, if all dielectric slabs are same, सभी डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या हो सेम हो, यानी K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K3 इक्वल टू Kn इक्वल टू K रख देते हैं अपन। और जो कैपेसिटर है वो फुली फिल्ड हो, एंड कैपेसिटर इज फुली फिल्ड। कैपेसिटर फुली फिल्ड हो तो क्या हो जाएगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, आप लिखोगे T1 अपॉन K प्लस T2 अपॉन K प्लस T3 अपॉन K, आते जाएगा ये Tn अपॉन K। ऐसे आ जाएगा K चला जाएगा ऊपर तो ये आ जाएगा K एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 आते जाएगा Tn तक। लेकिन ये T1 प्लस T2 प्लस T3 Tn ये क्या हो जाएगा D के इक्वल। बट T1 प्लस T2 प्लस T3 Tn इसको क्या लिख सकते हैं अपन T, तो ये वही आ गया फ्री फील्ड का C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट E अपॉन D, जो कि K टाइम्स है एरो वैक्यूम हो जाएगा। पहले के सेम आ गया। तो ये इसके सारे इमेजिनेशन हो गए, सारे केसेस हो गए कि क्या क्या हो सकता है, और ये हम लोगों ने ढंग से कर दिया एन स्लैब वाला। तो सिंगल स्लैब का हो गया, मेटेलिक स्लैब का हो गया, एयर कैपेसिटर हो गया, एन स्लैब्स का हो गया। हो गया बच्चों? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंप्लीट।
अब देखो एक देख रहे अपन स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर कैसा होता है, इसके अंदर अंदर एक स्फेयर, सॉलिड भी हो सकता है, बॉल भी हो सकता है, इसको हमने प्लस चार्ज दे रखा है, और बाहर एक स्फेयर, ये तो गोलो ही होना चाहिए क्योंकि इसको इसके अंदर रखना है, कॉन्सेंट्रिकली रखे हुए दोनों, दोनों का सेंटर कॉमन है, और इस अंदर बाहर वाले की अंदर वाली सरफेस पर बाहर वाले के अंदर वाली सरफेस पे ये आ गया -q चार्ज, इसके ऊपर था +q चार्ज, है ना। अंदर वाले की रेडियस मान लेते हैं हम लोग r1, बाहर वाले की रेडियस मान लेते हैं हम लोग r2, बाहर वाले की रेडियस मान लिया हम लोगों ने r2, अंदर वाले के r1, बाहर वाले के r2, और ये बाहर वाले को हम लोगों ने कनेक्ट कर रखा r से। ये स्फेरिकल कैपेसिटर है। अब सबसे पहले वही टारगेट करेंगे हम लोग, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तो हम लोग निकाल रहे हैं सर कैपेसिटेंस, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे और C = Q/V में वो पोटेंशियल डिफरेंस रख देंगे। तो सबसे पहले निकाल रहे हैं हम लोग इस इनर स्फीयर का पोटेंशियल निकाल लेते हैं हम लोग। मैंने आप लोगों को लास्ट के अंदर जब इलेक्ट्रोस्टैट में खत्म कर रहा था तो आपको मैंने स्फीयर्स के पोटेंशियल बताए थे, अगर आपको याद रहे हो तो, या रिपीट किया हो चैप्टर, तो स्फीयर्स के पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी अपने को यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन इनर स्फीयर का पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर। इनर स्फीयर का पोटेंशियल कितना होगा, देखो एक तो इसका खुद का होगा, खुद की वजह से कितना होगा, खुद की वजह से होगा प्लस KQ/R1, खुद की वजह से। एक बाहर वाले की वजह से, क्योंकि बाहर वाले में भी चार्ज है -q चार्ज, बाहर वाले की वजह से इसके ऊपर होगा, और बाहर वाले की वजह से इसके ऊपर कितना होगा, मतलब बाहर वाले के अंदर निकालना है अपने को, क्योंकि अंदर वाला बाहर वाले के अंदर है ना, तो अंदर वाले पॉइंट में निकालना अपने को, एट डिस्टेंस r1, बाहर वाले का सेंटर भी यही है, तो अपने को इसकी सरफेस पे निकालना है, तो बाहर वाले के लिए अपने को V in निकालना है अंदर की तरफ। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्फीयर के लिए सेंटर से लेके सरफेस तक, किसी भी होलो स्फीयर के लिए सेंटर से लेके सरफेस तक, या कंडक्टिंग होलो स्फीयर के लिए सेंटर से लेके सरफेस तक एक जैसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना होता है, सरफेस के इक्वल। ग्राफ बनाया था हम लोगों ने सीधा, है ना। तो ये जो यहाँ से लेके आपकी एक जैसा रहेगा, तो ये कितना होगा, -KQ/R2, -KQ/R2, क्योंकि इसकी सरफेस पे जितना होगा उतना इसके अंदर होगा, इसके सरफेस पे, खुद की सरफेस पे कितना होगा, Q1 तो है। देखो ये जो पोटेंशियल निकल रहा है ये दो की वजह से निकल रहा है, एक तो इसकी खुद की वजह से, है ना, ये वाला जो है, ये वाला तो खुद की वजह से, ड्यू टू इट्स ओन, ये तो है ड्यू टू, ये लिख देता हूं मैं, ड्यू टू इट्स ओन चार्ज, खुद के चार्ज की वजह से, और ये निकल रहा है ड्यू टू आउटर स्फीयर। दोबारा सुनो ध्यान से, ये वाला तो इसकी खुद की वजह से, है ना, क्योंकि खुद की वजह से अपने सरफेस पे कितना बनाएगा, KQ/R1, प्लस चार्ज इसने प्लस लगा दिया। अब बाहर वाले के ऊपर भी चार्ज है, बाहर वाला भी इसकी सरफेस पे बनाएगा, बाहर वाला इसकी सरफेस पे कितना बनाएगा, जितना उसकी खुद की सरफेस पे, क्योंकि अंदर उतना ही बनाता है जितना खुद की सरफेस पे होता है। इसके खुद की सरफेस पे कितना होगा, -KQ/R2, क्योंकि इसका रेडियस R2 है, चार्ज इसके ऊपर -Q है, तो ये आ गया पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर। अब हम लोग निकालना चाहते हैं पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर। पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर, या तो वैसे ही मान लो कि ये जीरो पोटेंशियल पे होगा, क्यों, क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ है, जो चीज जमीन से जुड़ी होती है वो जीरो पोटेंशियल पे आ जाती है, जिसकी भी अर्थिंग हो रही होती है वो जीरो पोटेंशियल पे आ जाती है, ये अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक तो इसके ऊपर इसकी खुद की वजह से कितना होगा,
माइनस के क्यू अपॉन आर टू, इसकी खुद की वजह से, यह है ड्यू टू इट्स ओन चार्ज, और एक अंदर वाले की वजह से इसकी सरफेस पर, इस अंदर वाले की वजह से इसकी सरफेस पर, लेकिन अंदर वाले के बाहर है ये बाहर वाला, तो अपन डिस्टेंस ये काम में लेंगे और चार्ज इसका काम में लेंगे, क्योंकि वी आउट का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा प्लस के क्यू अपॉन आर टू, यह है ड्यू टू इनर स्फीयर, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 0, यानी आउटर स्फीयर जो है वो 0 पोटेंशियल पे है। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि अर्थ से कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए कैसे है, ये 0 पोटेंशियल पे है, तो ये जो है ये है 0 पोटेंशियल पे। अब दोनों के बीच में निकाल लेते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, इसको इसमें से घटा देंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन स्फीयर्स v इक्वल टू, इसमें से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन आर वन माइनस के क्यू अपॉन आर टू माइनस 0, तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन आर वन माइनस के क्यू अपॉन आर टू, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब फार्मूला लगा देना अपने को, C इक्वल टू क्यू बाई वी, और C का कैलकुलेशन हो जाएगा। बताओ ये समझ में आया क्या? ट्यूसडे तक खत्म कर देंगे, नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा ये। ट्यूसडे तो नहीं, थर्सडे लग जाएगा, फिर एक दो दिन इसके न्यूमेरिकल भी देखेंगे। मतलब नेक्स्ट वीक काम में आ ही जाएगा पूरा। ये शुरू के 3-4 चैप्टर बड़े हैं, फिर छोटे चैप्टर हैं, फिर तो 3-3 4-4 दिन में एक एक चैप्टर निकल जाता है। ये मैग्नेटिज्म तक बड़े चैप्टर है। तो ये क्लियर है, ये निकाल लिया हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या कर लेते हैं, C इक्वल टू क्यू बाई वी में डाल दो और ये आपका डेरिवेशन रेडी है। तो C इक्वल टू आ जाएगा Q, और ये B कितना आ गया, B आ गया के क्यू अपॉन आर वन माइनस के क्यू अपॉन आर टू, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा C इक्वल टू, ये क्यू कैंसिल हो गया कॉमन आके, और इसमें से ये तो ले लो कॉमन, अंदर बच जाएगा 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू, एलसीएम आ जाएगा आर वन आर टू, के की वैल्यू डाल दो, तो यहाँ रखेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन चला जाएगा ऊपर, और C आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू, ये फॉर्मूला आ गया। आप चाहो तो इसका एलसीएम लेके आर वन आर टू के ऊपर बेच सकते हो, तो फॉर्मूला ये भी हो सकता है, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन आर वन आर टू अपॉन आर टू माइनस आर टू, फॉर्मूला ये भी हो सकता है। हो गया, स्क्रीनशॉट लोगे?
अब देखो इसी के अंदर अगर मान लो आपका आउटर स्फीयर इनफाइनाइट पर हो, आपका आउटर स्फीयर जो हो वो इनफाइनाइट हो, मतलब सिंगल स्फीयर ही हो, इफ आउटर स्फीयर इज एट इनफाइनाइट, मतलब आपको आउटर स्फीयर दिख रहा है, एक ही स्फीयर सिंगल स्फीयर है ना, और आउटर स्फीयर अपने ये मान लिया कि हर सिंगल स्फीयर का आउटर स्फीयर का है इनफाइनाइट पे, तो इसके अंदर R2 को तो इनफाइनाइट और R1 को R1 क्यों बोल रहे हो, R ही बोल दो भाई, जब R2 है ही नहीं तो R1 को R1 क्यों बोल रहे हो, R बोल दो सिंपल। तो R2 को रख दिया अपन इनफाइनाइट और R1 को रख दिया हम लोगों ने R, तो इसमें रखो यहाँ पर, तो C आएगा देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R1 की जगह R रखना है माइनस 1/इनफाइनाइट हो जाएगा 0 और ये C आ जाएगा, R चला जाएगा ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, या इसको लिख सकते हैं अपन R/K। अगर तुम्हें ध्यान हो तो मैंने स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकाला था शुरू में जब चैप्टर चालू किया था, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस आ गया, ये क्या आ गया, ये आ गया कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, जिससे हम लोगों ने अर्थ का निकाला था, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस आ गया है ना, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस आ गया, इसका मतलब हर स्फेरिकल कंडक्टर बिहेव लाइक ए spherical capacitor, so we can say each spherical conductor behave like a spherical capacitor, जिसकी दूसरी प्लेट कौन सी है, इनफाइनाइट पर, मतलब हर कंडक्टर की कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर का काम क्या है, चार्ज इकट्ठा करना, कंडक्टर का भी काम क्या होता है, चार्ज इकट्ठा करना। तो देख के बताएंगे मुझे, स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट करेंगे, ये आपका स्फेरिकल कैपेसिटर भी डन है। कर दिया नोट, तो नेक्स्ट क्लास में लेंगे हम लोग सीरीज पैरेलल। अभी पिछले 2-3 दिन से मैं लेट हो रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि मैं सेट्रेजिन खा के सोता हूँ ताकि ये थोड़ा सा गला ठीक हो, गला चौक हो रखा है मेरा, क्योंकि दिन भर में सुबह 7 बजे से लेके रात को 8:30 बजे तक मेरे पास में केवल 1 घंटा 40 मिनट फ्री है, बाकी फुल टाइम क्लासेस रहती है, कुछ रिसर्च का काम भी रहता है, मतलब एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी ले रखा है मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो कुछ रिसर्च का काम रहता है, तो रिसर्च स्कॉलर की क्लासेस लेनी होती है, जो पीएचडी स्टूडेंट है उनकी क्लासेस लेनी होती है, आप लोगों की क्लासेस है, कुछ 1-2 इंस्टीट्यूट और कनेक्टेड है तो उनकी क्लासेस है, तो दिन भर बोलते बोलते गला चौक हो गया है मेरा, तो इसलिए कल का ब्रेक मिलेगा और
मतलब सभी बैचेस को कम ही पढ़ा रहा हूँ मैं अभी थोड़ा सा, तो 10-10 20-20 मिनट सब में सेव करता हूँ ताकि इस गले को रेस्ट मिले। और अभी टॉन्सिलाइटिस होने की वजह से एक दिन बुखार भी रहा है, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, क्योंकि वो जो सेट्रेजिन हाइड्रोक्लोराइड है वो नींद ज्यादा दिलाती है आपको, तो मैं सुबह उठ नहीं पा रहा हूँ अभी इन दिनों, है ना। तो कैसे जैसे भागता दौड़ता आके क्लासे ले रहा हूँ, है ना। कोई भी क्लास ब्रेक नहीं हो, मतलब मैं ब्रेक भी ले सकता हूँ 2 दिन का, लेकिन मैं चाह रहा हूँ क्लासेस भी चलते रहे और मेरे गले को भी रेस्ट मिल जाए। तो थोड़ा सा फॉरगिव माय शेड्यूल, है ना, मतलब मेरी आदतों में शामिल नहीं है कि मैं लेट हूँ या मतलब ऑन टाइम पे होती है मेरी क्लास में छुट्टी लूँ बेवजह की, है ना। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा है 10-20 मिनट एक्स्ट्रा, तो मतलब उसके लिए थोड़ा सा बेयर कर लेना। कल का तो संडे को रेस्ट मिलेगा, संडे को कल कोई क्लास नहीं लूंगा मैं, तो थोड़ा रेस्ट मिलेगा, दवा ले रहा हूँ तो ठीक हो जाऊंगा मंडे से। तो अब मतलब मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे तक ये चैप्टर फिनिश कर लेंगे हम लोग। फ्राइडे सैटरडे न्यूमेरिकल करके नेक्स्ट वीक में इसको डन करेंगे, है ना? खत्म हो जाएगा ये और करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आएंगे। तो चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू तनय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों।